नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेल्दी कंसेप्ट्स में, जहां हम लोग क्वालिटी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक मिड कैप अंडर वैल्यूड फार्मा सेक्टर की कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट 2 वर्षों में एक मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दिया है। इस कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, एक एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है, जिसमें 750 से अधिक साइंटिस्ट कार्यरत है। इस कंपनी के मैनेजमेंट काफी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में चर्चा करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को समझेंगे, साथ ही फ्यूचर ग्रोथ और इसमें मौजूद अपॉर्चुनिटीज को तलाशेंगे। हम हम लोग इस कंपनी में जो फ्यूचर एक्सपांशंस है उसको भी देखेंगे। अतः अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए तथा अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसमें निवेश कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम लॉरेस लैब्स लिमिटेड है, जिसका मार्केट कैप 33,463 करोड़ रुपया है तथा इसका करंट प्राइस 624 रुपये है। स्टॉक का पी 31.8 है, जबकि इंडस्ट्री पी 26.1 है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई और लो 724 और 249 है। यह कंपनी एक लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी है तथा इसका डिविडेंड यील्ड 0.332% है तथा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 32% है। प्रमोटर का होल्डिंग काफी कम है, 27.3% मात्र है और इस कंपनी के पास एक डेट भी है जो 1482 करोड़ रुपए है। इस कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है, फेस वैल्यू 2 है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है अर्थात 0.57 है। इसका पीई रेशियो भी 0.65 है, जो इसे दिखाता है कि यह कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। दोस्तों, यह कंपनी वर्ष 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी तथा कंपनी के प्रमोटर इसके सीईओ डॉक्टर सत्यनारायण चावा हैं। यह एक क्वालिफाइड और काफी एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं, जिनके पास एक एक्सटेंसिव नॉलेज है जेनेरिक फार्मास्यूटिकल बिजनेस की। यह कंपनी मेनली 4 वर्टिकल्स में काम करती है, जो जेनेरिक एपीआईज बनाती है, जो इसके रेवेन्यू में 54% कंट्रीब्यूट करती है। फिर जेनेरिक फिनिश्ड डोजेस फॉर्म एफडीएफएस जो 35% कंपोजिशन करती है। साथ ही सिंथेसिस और इंग्रेडिएंट्स जो 11% इसके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है। और बायोलॉजिक्स सेगमेंट में भी काम करती है, लेकिन यह बहुत कम ही इसके लिए रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। यह कंपनी एपीआईज बनाती है एंटी रेट्रोवायरल एआरवीज के लिए, फिर ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में एपीआईज बनाती है, कार्डियोवैस्कुलर सेगमेंट में एंटीबायोटिक्स, एंटी डायबिटिक्स, फिर एंटी एजमा और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सेगमेंट की एपीआईज बनाती है। इसका एक काफी वास्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो इसे काफी डाइवर्सिफाई बनाती है। कंपनी ओरल सॉलिड फॉर्मुलेशंस भी बनाती है तथा CRMS कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और CDMO सर्विसेज भी ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज को प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के क्लाइंट ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं। कंपनी के पास एक डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, जो इसके लगातार नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में काफी अहम भूमिका निभाती है। इस कंपनी के 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जो विशाखापट्टनम में है और एक किलो लैब हैदराबाद में भी है। यह कंपनी ग्लोबली काफी अलग अलग एजेंसियों से अप्रूवल मिला है, जैसे WHO, फिर US FDA, PMDA, NIP हंगरी की FDA इत्यादि एजेंसियों से इस कंपनी को अप्रूवल मिला हुआ है। दोस्तों, इस कंपनी ने काफी सारी एक्विजिशंस की हुई है तथा इसके मुख्य जो सब्सिडरीज हैं वो हैं सीरम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, लॉरेस होल्डिंग्स लिमिटेड, लॉरेस सिंथेसिस प्राइवेट लिमिटेड, लॉरेस जेनेरिक्स एसए लिमिटेड, लॉरेस बायो। इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेनली विशाखापट्टनम और हैदराबाद में है और जो डेडिकेटेड यूनिट्स हैं जैसे अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स के, जैसे सिंथेसिस, फिर एपीआई एफडीएफ के जो है फिनिश्ड डोज फॉर्म्स के, वो इस स्लाइड में दिए गए हैं। लॉरेस बायो
जो बायो इंग्रेडिएंट्स बनाती है, फर्मेंटेशन वगैरह का काम करती है, उसके भी इसके 2 यूनिट हैं। अब हम इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं। यह कंपनी 292 पेटेंट्स फाइल की थी, जिसमें इसको 150 पेटेंट्स ग्रांट हुए हैं, जो कि काफी बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही ये इस कंपनी ने 61 ड्रग मास्टर फाइल्स किया था यूएस एफडीए के समक्ष। इस कंपनी के 7 से अधिक प्रोडक्ट अभी तक कमर्शलाइज्ड हुए हैं, जब से ये कंपनी शुरू हुई है। इस कंपनी के पास एक एडवांस डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है, जिसमें 750 से अधिक साइंटिस्ट कार्यरत है। ये भी एक काफी बड़ी बात है। और साथ ही इसने ह्यूज एलोकेशन किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। लगभग ये अपनी सेल्स का 4 से 7% तक ये R&D में खर्च करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और फ्यूचर भी उन्हीं कंपनियों का है जो आज की डेट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस लिहाज से ये कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर होने की क्षमता रखती है। अब हम देखते हैं इसका जो एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान्स है, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट दोनों में, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड ये है कि अगर कोई कंपनी अगर न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहलाता है, और फिर अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ही अगर एक्सपांड करती है तो वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होता है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये कंपनी किस तरह से ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का एक्सपांड कर रही है। यह कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एपीआईज की, जो एंट्री रेट्रोवायरल, ये जो एचआईवी की जो एपीआईज है वो बनाती है। ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर का जो मेडिसिन होता है वो तैयार करती है। फिर कार्डो वेस्कुलर, एंटी डायबिटिक्स, एंटी एस्मा और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की भी एपीआईज बनाती है। इस कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और यह एक काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, एवं इसके पास एक एक्सपर्टाइज है अपने सेगमेंट की, जिससे इसके जो भी कस्टमर है, जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कस्टमर है, वो इनके साथ एक काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करती है। इस बात से पता चलता है कि इसके जो टॉप 5 कस्टमर्स है, वो सेवरल कई ईयर्स से इनके पास ही हैं, और वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करके देते हैं। और आगे भी यही ग्रोथ का जो मैनर है वो भी इस कंपनी के साथ बना रहेगा। इसके जो प्रमोटर है वो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, लगभग उनको 30 सालों का फार्मा सेक्टर में एक्सपीरियंस है। और जो टीम है इनके साथ वो भी काफी वेल एक्सपीरियंस्ड है। आप अगर इनके जो मैनेजमेंट टीम है उसके जो अगर क्वालिफिकेशन को देखिएगा तो काफी आपको आश्चर्य होगा। कई सारे लोग आईआईएम से पास आउट है, कई सारे आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी उनके एकेडमिक्स काफी अच्छे हैं। आप एक बार जरूर इसके साइट पर विजिट कीजिएगा, आपको देखकर काफी माने अच्छा लगेगा। अगर इसके एक्सपांशन प्लान्स को देखा जाए तो इसका जो फॉर्मुलेशन सेगमेंट में जो एक्सपांशन हो रहा है वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, जो वाइजैक में होने वाला है, और वो मार्च 2022 तक कंप्लीट होगा। एक और फॉर्मुलेशन है वाइजैक में होने वाला है, यूनिट 2-1, वो कंप्लीट हो गया ऑलरेडी। फिर एपीआई सेगमेंट में ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, वो अभी हो रहे हैं। कस्टम सिंथेसिस में 2 प्रोजेक्ट चल रही है, एक ब्राउनफील्ड और एक ग्रीनफील्ड। वो भी एक तो कंप्लीट हो गई है, एक FY23 में होगी। इसी तरह और भी जो एपीआई और फॉर्मेशन सेगमेंट में जो हो रही है वो या तो ऑनगोइंग है या कुछ ना कुछ उसमें प्रोसेस चल रहा है। और ये अगर एक बार कंप्लीट हो जाता है, फिर इस कंपनी के जो सेल्स हैं वो बढ़ेंगे, सेल्स के साथ इसका प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन भी इंक्रीज होगा, और इसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें इस स्टॉक के प्राइस में देखने को मिलेगा। अब हम इसके डाइवर्सिफिकेशन को अगर समझते हैं तो यह कंपनी FY 2017 जब इसका IPO आया था तो उस समय लगभग 1905 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी, जो FY 2021 में बढ़कर 4813 करोड़ हुआ, जो 2 गुना से ज्यादा का जंप है। और पहले ये FY 2017 में ARV API से लगभग 80% इनको रेवेन्यू मिलता था, जो अब घटकर 39% हो गया है। मतलब इन्होंने जो अपना डाइवर्सिफिकेशन है दूसरे पे भी फोकस किया हुआ है। अब ये 39% API ARV से आती है, FDF से लगभग 35%, और ऑन्कोलॉजी एंड अदर्स से 16%।
तो इससे पता चलता है कि यह कंपनी कैसे अपने रिस्क को मैनेज कर रही है, जो प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है वो लगातार एक्सपेंड करके। एक अच्छी कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी अच्छा पैसा एलोकेट करती है। इस कंपनी का जो ये जो स्लाइड है, इसमें हम देख कर समझते हैं कि FY17 में इसने 134 करोड़ रुपए का R&D में एलोकेट किया था, जो लगभग सेल्स का 7% है। और नेक्स्ट ईयर FY18 में 114 करोड़ रुपए, जो सेल्स का 6% है। फिर 7% का FY19 में, 6% का FY20 में, और FY21 में 4%, 184 करोड़ रुपया इसने इसने एलोकेट किया है R&D में, जो कि इस कंपनी का जो फ्यूचर जो है काफी ब्राइट बनाती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि लॉरेस लैब लिमिटेड ने कैसे अपनी कैपेसिटी को ईयर बाय ईयर एक्सपेंड किया है। FY06-11 तक यह 220 किलो लीटर इसका रिएक्टर का कैपेसिटी था, जो अभी 16-21 में, FY16-21 में यह करीब 4638 किलो लीटर कैपेसिटी है, और कैपेसिटी तथा FY23 में एस्टिमेटेड है कि 5638 किलो लीटर इसके रिएक्टर्स की कैपेसिटी होगी, जो कि इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि यह कंपनी लगातार अपने कैपेसिटी को इन्हांस कर रही है। अगर इसके फिनेंशियल पैरामीटर्स को देखा जाए तो यह कंपनी FY20 से और सेकेंड क्वार्टर से लगभग ये काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। FY20 सेकेंड क्वार्टर में जहां इसका रेवेन्यू 712 करोड़ हुआ करता था, वहीं यह जो लास्ट क्वार्टर FY22 का लास्ट क्वार्टर गया, उसमें 1279 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की है, जो कि इसके शानदार प्रदर्शन को दिखाता है। साथ ही ईबिटा और मार्जिन भी इसका काफी ग्रो हो रहा है, जो 20% FY20 में था वो बढ़कर अभी 31% हो गया है। साथ ही इसका ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, भी काफी बढ़ा है, जो अभी वर्तमान में लगभग 32.6% है, और वो FY21 फोर्थ क्वार्टर में करीब 40% था, लेकिन इस कंपनी के जो रेगुलर जो ग्रोथ है उसको दिखाती है। अगर सेल्स को देखा जाए तो इस कंपनी ने लगभग 5 सालों में 26% का CAGR जनरेट की है, जबकि अगर लास्ट ईयर से इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये लगभग 70% का नेट सेल्स ग्रोथ की है। अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो इसने लास्ट ईयर से, अगर इस ईयर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये करीब 286% का इंक्रीज शो की है। अगर नेट प्रॉफिट को अगर CAGR में देखते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स में ये 51% की CAGR से ग्रोथ की है। यह कंपनी मार्च 2015 में इसका सेल्स 1327 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 4814 करोड़ हो गया, तथा अगर लास्ट 12 मंथ का देखा जाए तो यह 5118 करोड़ रुपए है, जो कि एक शानदार ग्रोथ दर्ज की है। साथ ही इसका जो OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी काफी बढ़ गया, ये लगभग डबल हो गया, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और अगर यह इस तरह से स्टेबल रह जाता है तो फ्यूचर में इसका ग्रोथ होना ही है, और इसका जो ग्रोथ होगा वो इसके स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट करेगा। और इसका नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो यह मार्च 2015 में मात्र 68 करोड़ का हुआ करती थी, जो मार्च 2021 में बढ़कर 984 करोड़ हो गई, जो कि काफी अच्छा 10 गुना से भी ज्यादा का ग्रोथ इसने इन 5-6 सालों में दर्ज की है। और अगर 12 मंथ का अगर देखा जाए तो यह 1053 करोड़ के करीब इसका नेट प्रॉफिट है। कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट का जो ग्रोथ हुई है उसका रिफ्लेक्शन इसके प्राइस चार्ट में भी देखने को मिल रहा है। यह कंपनी अक्टूबर 2018 में इसका प्राइस लगभग 80-90 करीब होता था, जो बढ़कर 600 से ऊपर चला गया है। यह इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि इस पीरियड में इस कंपनी ने लगातार अपना प्रॉफिट और नेट सेल्स को इंक्रीज की है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार अपवर्ड्स डायरेक्शन में है, जो जैसा कि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो करीब
19% के आसपास से 20% से इसने जंप किया है 30% के आसपास। बीच में तो ये 30 से भी ज़्यादा चली गई थी, लेकिन अभी लगभग 30% के आसपास है, जो कि एक बेहद बेहतरीन प्रदर्शन है। सारा कैश भी है, जैसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखा जाए तो मार्च 2015 में ये नेगेटिव में 65 करोड़ के करीब थी, जो मार्च 2021 में बढ़कर 733 करोड़ हो गया है, और मार्च 2020 में यह 347 करोड़ था, जो कि काफी अच्छा ही अमाउंट है। और अगर इसके डेटर्स डे को भी देखा जाए तो ये मार्च 2021 में 99 डे है, जो कि ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखा जाए तो यह काफ़ी ज़बरदस्त अपना परफ़ॉर्मेंस दिखाई है। ये मार्च 2015 में 14% जो होता था वो बढ़कर मार्च 2021 में 40% के अराउंड हो गया है। दोस्तों, अब हम इस कंपनी के स्ट्रेंथ और कंसर्न्स के बारे में चर्चा करते हैं। जहाँ तक इस कंपनी के कंसर्न की बात है तो इसमें 2 कंसर्न मेनली है। एक है कि इसके पास कुछ डेट है जो 1482 करोड़ का है डेट। ये डेट अमाउंट भी काफ़ी कम है कंपनी का मार्केट साइज़ के रेशियो में। ये लगभग डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1% ही है, 0.5 अराउंड कुछ है। और दूसरी बात है कि कंपनी के प्रमोटर जो है वो अपना स्टेक डिक्रीज कर रहे हैं। यह पहले लगभग 30-33% का हुआ करता था, जो आज घटकर 27% आ गया। ये कंसर्न है। इसका प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीजिंग का एक कंसर्न हो सकता है ये कि इसने काफी मेजर एक्विजिशंस पास्ट में किए हैं, और फर्दर भी काफी वो एक्सपांशंस है इसमें। हो सकता है कि इसके लिए भी इनका जो स्टेक है वो घटा है। हाँ, दूसरी बात ये है कि इसका जो स्ट्रेंथ के बारे में आते हैं तो इसने इसका स्ट्रेंथ है वही एक्सपेंशन और एक्विजिशंस की स्ट्रेंथ है, क्योंकि एक्विजिशंस और एक्सपेंशन से ही इसके जो रेवेन्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बढ़ा है, और उसके साथ ही इसका जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट हुआ है। इसके इस कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिससे इसको काफ़ी सहायता होती है। इसकी जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इसके जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन से जो रिलेटेड रिस्क है उसको आसानी से मिटिगेट करते हैं। इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी वेल वर्स्ड और एक्सपीरियंस्ड है, जिसे फार्मा सेक्टर के काफ़ी अच्छी नॉलेज है। इसके जो इसके जो प्रमोटर है सत्यनारायण चावा, वो भी इस इंडस्ट्री में लगभग 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं, और इस कंपनी के पास जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है वो भी काफ़ी एडवांस क्वालिटी की है। इसमें आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें करीब 750 से अधिक साइंटिस्ट कार्यरत हैं, और वो अपना योगदान दे रहे हैं। अगर इस एनालिसिस को समराइज किया जाए तो अभी तक हमने देखा कि यह कंपनी जो मेनली 4 सेगमेंट में काम करती है, जेनेरिक एपीआईज बनाती है, फिर जेनेरिक फिनिश डोजेस फॉर्म्स एफडीएफ्स बनाती है, सिंथेटिक और इंग्रेडिएंट्स भी बनाती है, तथा बायोलॉजिक्स सेगमेंट में भी काम करती है। इसके कुल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 8 के 8 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आर-एन-डी यूनिट भी है। इस कंपनी के पास एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, और उसका जो उसमें 750 से अधिक साइंटिस्ट इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और ये कंपनी जो मेजर अप्रूवल्स मिली हुई है किसी भी कंट्री में अपने एक्सपोर्ट करने के लिए, वहाँ की कुछ अथॉरिटीज से अप्रूवल्स लेने होते हैं, तो इस कंपनी के पास भी बहुत सारे अलग अलग देशों की अप्रूवल्स प्राप्त है। जैसे डब्ल्यूएचओ से है, यूएसएफडीए, ईयू एजेंसी से भी है, फिर कनाडा वगैरह कंट्री में भी जो इस तरह की अथॉरिटीज है वहां से भी इनको अप्रूवल मिला हुआ है। इस कंपनी का जो फ्यूचर एक्सपांशन है उसको भी हम लोगों ने देखा, जो कि काफी एग्रेसिव ये लोग एक्सपांशन प्लान कर रहे हैं। अगर वो टाइमली एग्जीक्यूट हो जाता है तो नो डाउट है कि इसके पास जो है ना काफी प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ जाएगा, और इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी इजाफा होगा। जो आर एन डी की टीम है वो लगातार न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें भी काफी जो अमेंडमेंट या सुधार लाना है उसको उस पर भी काम कर रही है। डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, इससे क्या होता है कि इसको जो अगर एक प्रोडक्ट रहा तो उसका रिस्क रहेगा कि उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अगर किसी कंट्री में बंद हो जाए तो इसके रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। लेकिन अगर सेगमेंट अगर डाइवर्सिफाई रहे तो अगर का एक्सपोर्ट वगैरह कम भी हो जाता है तो फिर दूसरा प्रोडक्ट उसको आसानी से मिटिगेट कर देता है। और इसके पास एक स्ट्रॉन्ग और एक्सपर्ट मैनेजमेंट है, जैसे कि आप कह चुका हूँ कि इसके जो प्रमोटर है वो खुद ही 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। और इसमें जो आप एक बार अगर इस कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करेंगे
और इसके जो डायरेक्टर्स वगैरह को के क्वालिफ़िकेशन वगैरह देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि क काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है वो इस सेगमेंट में फार्मा वगैरह सेगमेंट में। हम लोगों ने इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को भी देखा, उसमें जो जंप है रेवेन्यू और मार्जिन में जो ग्रोथ हुई है उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से देखा तथा ये जो कैश फ्लो है इनके पास वो भी काफ़ी बेहतर है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये एनालिसिस और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो आप अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर बताइएगा और आपको क्या लगता है कि यह कंपनी क्या फ्यूचर में डिवीज़ लैब जैसा बन पाएगी? मुझे तो लगता है कि यह फ्यूचर की डिवीज़ लैब ही है। धन्यवाद दोस्तों।